हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? सभी बच्चों को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैमरा का एंगल हिल गया है। ठीक है भाई, अब देखो जरा। स्क्रीन ठीक है भाई? अब क्लियर है क्या योगेश? ठीक है, चलिए। तो एसएचएम हम लोग कर रहे थे, उसी पे स्प्रिंग ब्लॉक के वेरिएशंस कर रहे थे। एक क्वेश्चन आप लोग कर दीजिए। मान लीजिए एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में है ना, और एक ब्लॉक यहां से आ रहा है। ये दोनों अटैच्ड हैं स्प्रिंग से। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। ये 3m/4 है, ये m/4 है, और ये अपना m है। ठीक है। कोलिजन जो इसके साथ हो रहा है वो इन इलास्टिक है, और ये आ रहा है कुछ v0 की वेलोसिटी से, या u वेलोसिटी से आ रहा है। ठीक है। कोलिजन बिटवीन a and c is perfectly inelastic. Collision between a and c is perfectly inelastic. ठीक है। तो अब क्या करोगे? कोलिजन बिटवीन ब्लॉक सी एंड ए इज परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है। तो फाइंड टाइम पीरियड एंड मैक एम्पलीट्यूड फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ द ब्लॉक। तो फाइंड टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद हमें टाइम पीरियड बताना है और एम्पलीट्यूड बताना है। ठीक है। क्या करने वाले हो? तो सभी बच्चों को पता है कि कोलिजन होगा तो ये चिपक जाएगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है ना। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो ये जो है अब यहां पर आ जाएगा। तो ये यहां पर आकर पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, कितने का? m का। और इनकी वेलोसिटी अब जो है कुछ चेंज हो जाएगी। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं, है ना। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं। जब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक स्प्रिंग फोर्स की बात नहीं होगी, है ना। तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 होगा। तो अब आप कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ आप v मान सकते हो। ठीक है, कि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो v वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? m/4 LMC से m/4 u इज इक्वल टू m इंटू वी। यही होगा ना। तो v इज इक्वल टू u/4। v इज इक्वल टू u/4। देख लीजिए। तो v अपने पास u/4 होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, तो अब इसके बाद बच्चों क्या होगा? टाइम पीरियड तो बता ही सकते हो। रिड्यूस मास सिस्टम में
तो टाइम पीरियड तो डायरेक्ट बता सकते हो, 2π√μ/k, है ना। k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है जो गिवन होगा, तो म्यू इसका निकाल ही सकते हो। म्यू इसका जो होगा वो m/2 हो जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा 2π√m/2k, 2π√m/k, 3m/4 होगा m के जगह। क्यों भाई, ये चिपक चुका है, तो अब ये 3m/4 प्लस m/4, टोटल सिस्टम का मास m हो चुका है ना, पूरे सिस्टम का मास m हो चुका है भाई, है ना। इन इलास्टिक कोलिजन था, तो ये भी m है और ये भी m है, तो रिड्यूस मास हो जाएगा m/2। क्लियर है। अब इसके बाद ये दोनों सिस्टम, ये एक ब्लॉक हो गया m का, एक ब्लॉक m का, दोनों SHM करेंगे, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जाकर देखेंगे। COM के रिस्पेक्ट में आपको यही दिखेगा, COM के रिस्पेक्ट में क्या दिखेगा आपको, ये SHM कर रहे हैं। बाकी के जगह पे क्या दिखेगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में, कि वो SHM भी कर रहे हैं और ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, वो SHM भी कर रहे हैं और ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, यही तो दिखेगा। तो अब ये A + C हो चुका होगा और ये अपने पास M हो चुका होगा आफ्टर कोलिजन, है ना। तो आफ्टर कोलिजन ये होगा, और ये चल रहा है किससे, V से, ये V से चलेगा। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी इस समय, सेंटर ऑफ मास, अच्छा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो भी होगी इनिशियली वो हमेशा सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि ये स्मूथ है और स्प्रिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स है, तो VCM कांस्टेंट रहेगा, VCM अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM आप निकाल लीजिए, तो VCM कितनी आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही ये SHM करेगा। तो एम्पलीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने, और मैक्सिमम वेलोसिटी ब्लॉक की कब होगी, जब वो अपने मीन पोजीशन पे होगा। तो यही इसका मीन पोजीशन है, अभी ये नेचुरल लेंथ पे है, तो यही इसका क्या है, मीन पोजीशन है, दिख ही रहा होगा। तो दिस इज योर मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे आप बोलोगे सर ये वेलोसिटी v तो पता है, नहीं, ये COM फ्रेम में नहीं है। COM की वेलोसिटी कितनी है निकालिए जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो VCM होगा m × v/2m, दैट इज इक्वल टू v/2। तो COM फ्रेम में ये आपको मिलेगा v/2, ठीक है। तो COM फ्रेम में आपको मिलेगा v/2 और इसकी वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में v होगी। तो COM फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी मीन पोजीशन पे, वही हमारा Vmax होगा, वही हमारा Vmax। मैं फिर एक डायग्राम बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे, COM को रेस्ट पे करेंगे, COM को रेस्ट पे करेंगे। तो COM फ्रेम में इसको आप रेस्ट पे करेंगे और इसकी जो वेलोसिटी v/2 है वो इसको देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके, इसको भी मिलेगा ऐसे v/2, ठीक है। तो ये दोनों जो है इसकी Vmax हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है अपना क्या हो जाएगा, सिस्टम में B का मास क्यों आएगा मेरे भाई, कोलिजन B के साथ हो रहा है क्या, कोलिजन C और A का हो रहा है, तो B को क्यों लेके आओगे, कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम कोलिजन कर रहे हैं उसमें अभी स्प्रिंग मूव भी नहीं कर रहा है, ये इससे आगे कोलाइड करेगा, जब ये V वेलोसिटी गेन करेगा और आगे बढ़ेगा तब kx इधर लगेगा, इस पे kx ऐसा लगेगा, उस कंडीशन में अपना जो है फिर B मूव करेगा, ठीक है। तो COM के रिस्पेक्ट में आप आएंगे और COM के रिस्पेक्ट में मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स दोनों की सेम ही होगी, दिख ही रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू COM वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट होगा, v/2 होगा, है ना, एट मीन पोजीशन। यहीं से मोशन शुरू होगा, SHM अब यहां से शुरू होगा,
ठीक है। अगर आप सीओएम फ्रेम में बैठ जाओगे तो मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v/2 होगी और इसकी इधर होगी, तो इस तरीके से ये एसएचएम होगा। तो v ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम, और ये मैक्स रहेगा, मीन पोजीशन पे है v/2। तो यहां से एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो क्या, v/2 इज इक्वल टू a ओमेगा। तो a अपने मिल जाएगा v/2 ओमेगा, जिसको आप लिख सकते हो v/2 इंटू 2π/t। ठीक है, v अभी आपने निकाला है, u/4 है, तो आप अब सॉल्व कर लेंगे, इजीली मिल जाएगा। यहां लिख देता हूं, तो v ओमेगा a हो जाएगा v/2 ओमेगा, v को आप लिख सकते हो u/4, तो ये हो जाएगा u/8 ओमेगा, और u/8 ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2π/t, तो 2π में t ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा u/16π, और इसको लिख सकते हो 2π√m/2 के। तो यहां से 2π से 16π कैंसिल होगा, तो हमें मिल जाएगा 8, तो u/8 √m/2 के। तो दैट इज योर एम्पलीट्यूड। तो ये अपना एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, सीओएम फ्रेम में आपको फील होगा इजीली, क्योंकि सीओएम फ्रेम में इसको इस तरीके से दिखेगा। अर्थ के फ्रेम में क्या दिखेगा कि ऐसे ऑसिलेट भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम का सीओएम v/2 से मूव भी कर रहा है। तो u/2 √m/, क्लियर है। मेंस में तो देखो ज्यादा से ज्यादा इसमें मेंस में आपसे पूछा जा सकता है टाइम पीरियड, मेंस तक का यहीं तक है। ज्यादा से ज्यादा मेंस में आपसे यहां तक का औकात है मेंस का। मेंस की औकात ये नहीं है कि वो आपसे इस लेवल पे पूछे, बट किसको क्या पता यार कब क्या कौन पूछे, ठीक है, तो जानने में बुराई नहीं है। बट मेंस की औकात तो आपको पता चली गई है। नेक्स्ट केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग देखते हैं अब। केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग, अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल की बात करी, केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। तो वर्टिकल स्प्रिंग में देखो क्या कहानी है। मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग है एंड इट इज अटैच्ड विथ ए ब्लॉक, किसी ब्लॉक के साथ ये अटैच्ड है। मान लो ये ब्लॉक के साथ कोई ब्लॉक है हमारे पास, उसके साथ ये अटैच्ड है। अब इसको आप जस्ट यहां पे पकड़े हुए हो और छोड़ रहे हो, है ना। ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, ये अभी अपने नेचुरल लेंथ पे है, और इसको आप यहां से छोड़ रहे हो। दिस इज योर नेचुरल लेंथ, ये L0 इसका नेचुरल लेंथ है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, आप पकड़े हो कहीं से, m मास है, आपने ब्लॉक को पकड़ा है। एनटीए क्या ही गुस्सा होगा भैया, एनटीए को क्या लेना देना, एनटीए जैसा मक्कार संस्थान क्या ही है। उसको तो ये भी मतलब नहीं होगा, जो उसके लोग होंगे जो आपके सेट ऑफ क्वेश्चन जा रहे होंगे, है ना, उसको एक बार सॉल्व करके देख लिया जाए कि एकदम सही है या नहीं है, और ये सारे इक्वल लेवल के हैं या नहीं है। इतना इतना काम क्या आपको लगता है होता होगा? ठेके का काम होता है, दे दिया जाता है भाई, ये क्वेश्चंस हैं, किसी कंपनी को दे दिया जाएगा, वो आप अरेंज कर दो। कंपनी क्या करेगी, वो भी जो है किसी को आउटसोर्स कर देगी, कहो बहुत बड़ी कंपनी है तो वो क्या करेंगे, कोई भी एट रैंडम क्वेश्चन पिक करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं अभी आपको बताता हूं कि कभी कभी एनडीए
धोखे में अपनी औकात दिखा देता है। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, वो एनटीए में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी आंख बंद करके कहीं से उठा के और भर दे रहे हो, तो उसमें एक चांस है कि 4-5 क्वेश्चंस हो सकता है किसी सेट में ऐसे चले गए कि जो टफ हो। कोई दिक्कत नहीं है, यहां कुछ भी हो सकता है, सबके लिए तैयार रहिए। तो यहां पे अपने पास क्या है, जब वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जब कोई सिलेबस लिखने में इतना मक्कारी कर रहा है कि सिलेबस को पूरा ब्रीफ भी नहीं कर पा रहा है, सिलेबस लिखने में भी इतनी मक्कारी हो रही है कि सिलेबस को प्रॉपर लिख दें, पूरा एक्सप्लेन कर दें, जिससे ये क्लियरिटी हो कि क्या है क्या नहीं है, या तो चैप्टर ही पूरा उड़ा दें तब तो क्लियरिटी है ना। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ये पूरा चैप्टर हट गया तो इसमें क्लियरिटी है कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं आएगा। लेकिन जो टॉपिक हटे हैं उस टॉपिक में बहुत सारी चीजें, टॉपिक में भी बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है फिर। तो यहां पे एल नॉट है, आपने इसको नेचुरल लेंथ से रिलीज कर दिया है ना, ये यहां से क्या हुआ है, रिलीज, ये यहां से रिलीज, ठीक है। देखिए इस अगर आप ध्यान से देखिए ना, अगर आप ध्यान से देखिए, हाँ पोटेंशियोमीटर हट गया, वो हमें भी पता है पोटेंशियोमीटर हट गया है, ठीक है। तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है ना कि जो किसी से रिलेट नहीं रखता। पता लगा कि हट गया है, लेकिन ये भी के लिए तैयार रहो, पता लगा धोखे से किसी के सेट में देखना, इस बार खूब हल्ला मचेगा। मैं आपको आज ही बता रहा हूं, इस बार इतने ये लोग अगर ईमानदारी बरतें तो अच्छी बात है ना, या इतनी मेहनत से सब क्रॉस चेक कर लें उतने क्वेश्चंस की कि हमने जो सिलेबस दिया है उसमें है कि नहीं, धोखे से कहीं पुराना वाला कोई क्वेश्चन तो नहीं चला गया है। और ऐसा होगा, आप देख लेना, आप देखना ऐसा होगा, ठीक है। तो यहां पे ये रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद क्या होगा सभी को पता है। आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग इसके सीक्वेंस बना रहा हूं। अब आपको पता है कि ये इसका मीन पोजीशन है क्या बच्चों, क्या ये इसका मीन पोजीशन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा है। तो बच्चे जो सोचते हैं कि एल नॉट नेचुरल लेंथ हमारा अगर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तो ये अपना क्या है, mg, ठीक है। तो नेचुरल लेंथ पे अगर अपना स्प्रिंग है तो ये अपना mg फोर्स लग रहा है और इधर कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये मीन पोजीशन नहीं हो सकता, mg इसको नीचे ले जाएगा। तो धीरे धीरे mg इसको नीचे ले जा रहा होगा, और धीरे धीरे mg जब नीचे ले जाएगा तो ये स्प्रिंग एलोंगेट होगी, ठीक है। और एलोंगेट होते एक टाइम आएगा जब kx बढ़ता रहेगा, है ना, kx तो बढ़ रहा होगा, तो kx बढ़ रहा होगा, kx अपना बढ़ रहा होगा, kx अपना बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो kx अपना बढ़ रहा होगा, और जब kx बढ़ रहा होगा और mg नीचे लग रहा होगा, तो mg तो कांस्टेंट है, kx इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे एक टाइम आएगा जब kx mg को बैलेंस करेगा। इस जोन में आपको पता है कि इस जोन में क्या रहा होगा, अभी mg ग्रेटर होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहा होगा कि यहां पर अब जो kx है, kx नॉट ले लो या kx ले लो, जो भी ले लो, चलो kx है जो, और इधर अपने पास kx है, सॉरी mg। तो ये दोनों मान लो बैलेंस कर रहे हैं, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस कर रहे हैं, और इसको आप लिख सकते हो kx इज इक्वल टू mg। तो अब जाके ये आएगा मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन इसका नेचुरल लेंथ पे नहीं होगा, वर्टिकल के केस में, वर्टिकल के केस पे मीन पोजीशन नीचे होगा, ठीक है, और किसी एलोंगेशन के बाद होगा। अब अगर और देखो फिर क्या होगा, क्या ये यहां पे रुक जाएगा मीन पोजीशन पे, ए हमारा 0 होगा पर v मैक्स होगा। सभी को पता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि अभी ये इस जोन में एक्सेलरेशन था,
इस जोन में एक्सेलरेटेड मोशन था। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि अब ये और नीचे जाएगा, है ना, और फिर रिटार्ड होना शुरू होगा। इस मीन पोजीशन के बाद जब ये नीचे जाएगा तो रिटार्ड होना शुरू होगा। मानते हो कि नहीं? अब ये जो रिटार्ड होगा, अब जो ये रिटार्ड होगा तो फिर रुकेगा और कहीं से अपना एक्सट्रीम पोजीशन को गेन करेगा। मानते हो कि नहीं? फिर अपने एक्सट्रीम पोजीशन को गेन करेगा। अब आप बोल सकते हो कि सर क्या ये जितना नेचुरल लेंथ से यहां पे आया वो वही होगा? आपको नहीं पता जैसे, तो आप इसको कुछ और मान सकते हो। इसको आप कुछ एक्स डैश मान लीजिए या x1 मान लीजिए। अभी आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो x1 होगा वो x के बराबर होगा, है ना, जहां से आपने नेचुरल लेंथ से छोड़ दिया है जितना ये मीन पोजीशन, क्योंकि यही इसका एम्पलीट्यूड होने जा रहा है, तो x1 होगा। ठीक है, तो किसी जनरल इन दोनों के बीच में कोई इंटरमीडिएट अगर आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें, ये तो आपको एक स्टेप और बना देता हूं, कोई इंटरमीडिएट अगर आप लेते हैं, मान लीजिए आप यहां पर हो, अभी एक्सट्रीम पे नहीं गए हो, मान लो आप यहां पर हो, ठीक है, और ये मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो कुछ, चलो इसको एक्स नॉट ले लेते हैं, इसको एक्स नॉट ले लेते हैं, ठीक है, ये कुछ जनरल एक्स है। तो अभी ये मीन पोजीशन से कुछ स्लाइट डिस्टरबेंस किया है एक्स, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसका रीस्टोरिंग क्या होगा? यहां फोर्स क्या क्या लग रहा होगा? इधर फोर्स लग रहा होगा और इधर क्या लग रहा होगा? तो इधर तो mg लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा? k एक्स नॉट प्लस एक्स, एक्स नॉट प्लस एक्स लग रहा होगा। बोलो तो व्हाट इज योर रीस्टोरिंग? रीस्टोरिंग हमेशा ऊपर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट एफ आर क्या होगा? रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या आएगा? एफ आर इस केस में क्या होगा? क्या लिख सकते हो एफ आर? एफ आर लिखोगे माइनस, और आपको एक अच्छा सा मेथड मिलता है एक्स्ट्रा फोर्स मेथड, कि एक्स नॉट प्लस एक्स, है ना, माइनस एम जी, और ओवरऑल में ये नेगेटिव क्योंकि रीस्टोरिंग है। चेक करिए, बहुत बढ़िया भाई योगेश। तो यहां पर अपने पास रीस्टोरिंग आ गया, यहां पे अपने पास रीस्टोरिंग आ गया माइनस के एक्स नॉट माइनस एम जी को इक्विलिब्रियम वाले को एक साथ लो। एक बार मैंने और बताया था आपको, आप देखो आपको क्या मिलता है, ये मैं आपको बता चुका हूं कल भी, कि इसमें जो इक्विलिब्रियम वाला है ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, ये टेंडिंग टू जीरो है। तो एफ रीस्टोरिंग आपको क्या मिलता है? माइनस के एक्स। कल भी आपने देखा था, कल भी आपने देखा था कि जो एक्स्ट्रा फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा है? के एक्स। कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स है? आफ्टर अटेंडिंग द इक्विलिब्रियम, आफ्टर अटेंडिंग द इक्विलिब्रियम दिस इज आवर एक्स्ट्रा फोर्स। ठीक है, तो दिस इज आवर एक्स्ट्रा फोर्स। तो एफ रीस्टोरिंग होगा माइनस के एक्स, एफ रीस्टोरिंग होगा अपने पास माइनस के एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस के बाई एम एक्स। तो ए क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से आप ओमेगा फिर देखो क्या आ रहा है? अंडर रूट के बाई एम, या टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो आपने क्या देखा बच्चों कि टाइम पीरियड चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, ऐसा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। तो इसमें अंतर क्या है? मीन पोजीशन का। वहां पे हॉरिजेंटल में नेचुरल लेंथ पे मीन पोजीशन था, और मीन पोजीशन अपना शिफ्टेड है। मेरा आपसे ये कहना है कि हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर ये एक्स नॉट है जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, तो ये एक्स नॉट जाएगा और रुकेगा, ये एक्स नॉट जाकर ही रुकेगा, है ना। ये आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे? आप एनर्जी से कर लो, आप एनर्जी से कर सकते हो। यहां से सीधे यहां तक की जब ये स्टॉप होगा तब की आप जो है क्या करिए, तब का जो है आप क्या करिए, इक्विलिब्रियम एनर्जी कंजर्व कर लीजिए।
अब देखो कैसे आप प्रूव कर सकते हो, वो देखो। मान लीजिए ये अब एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, ठीक है, अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। तो जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया, तो मैं कह रहा हूं इसको इनिशियल स्टेट मानते हुए, इसको फाइनल स्टेट मानते हुए आप एनर्जी कंजर्वेशन कर लो। और इसी से ये मान लो ये डिस्टेंस यहां से यहां का y है, यहां से यहां का ये डिस्टेंस y मान लो। तो एनर्जी कंजर्वेशन है ना, इसको अगर हम फाइनल स्टेट मानते हैं और इसको हम इनिशियल मानते हैं, तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन करें और इसको मैं जीरो पोटेंशियल लाइन मान लेता हूं, इसी को मैं जीरो पोटेंशियल लाइन मान लेता हूं, तो यहां से बच्चों इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgy। स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन नहीं था और कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो हम लिख सकते हैं क्या, mgy इज इक्वल टू, जब ये यहां पर आ चुका होगा तो अपने जीरो पोटेंशियल लाइन पे आ चुका होगा, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन होगा y का, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के वाई स्क्वायर। तो y आपको क्या मिलता है, 2mg/k। y आपको क्या मिलता है, 2mg/k। और आपने क्या देखा कि x नॉट कितना है, x नॉट है mg/k। तो आपको ये क्लियर हो गया अब कि x नॉट अपने पास कितना है, mg/k। तो बचा हुआ क्या होगा, ये पोर्शन भी क्या होगा, ये भी x नॉट ही होगा। y से माइनस करेंगे तो ये भी अरे भैया चूरन आपके लिए ही आ रहा है, आप अपना हाजमा ठीक करिए चूरन को लेकर, ठीक है। अब वो चूरन किस मात्रा में ले रहे हैं वो पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आप अभी चूरन की बात कर रहे हैं, चूरन तो फिर भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, जिसमें टीचर आपको पढ़ाएगा और कुछ आपको भला हो जाएगा, मान लो। उससे अद्भुत चीज भी तो यूट्यूब पे है, मुझे नहीं पता था, अब मैं जुड़ा हूं तो देखता हूं। अब भैया बहुत सारे भैया लोग जो है, जो आईआईटी के पास आउट भैया लोग हैं, वो कहीं अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के उनको यहाँ पे बैठ के आपको मेंटरशिप कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे, और बहुत ज्यादा 25,000 30,000 रुपए लेके मेंटरशिप कर रहे हैं, और लोग उनको ये पैसा देके मेंटरशिप करवा रहे हैं। कोई ये भैया कोटा है, वो भैया कोटा है, जिनका अगर मान लो वो आईआईटीएन है तो हाँ हाँ बिल्कुल हाँ सही सही पकड़ लिए वो। तो अब ऐसे ऐसे भैया लोग, मतलब वो जो है वो बैठ के केवल मोटिवेशन सेशन के लिए पैसा ले रहे हैं, 20-20 हजार रुपए, और लोग दे रहे हैं, उन जो दे रहे हैं उनको मैं जाके प्रणाम करना चाहूंगा। अगर आप अपनी आदत, आप बताओ, आप इतने बड़े हो गए हो, अभी 1 साल बाद वोट देने का अधिकार रखोगे, कुछ लोग इसी साल से हो गए होंगे, है ना, 18 ईयर के, 18 ईयर्स के हो गए। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपके अंदर वो उतना विजडम नहीं आया कि आप कोई काम को कर रहे हैं तो मुझे डिसीजन मेकिंग का काम आपको नहीं याद आया? बताइए, आप अगर मान लो जॉब में चले जाओगे तो कैसे जॉब करें, कैसे अपने जॉब को बचाएं, कैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग जो है सक्सेसफुल हो, इसका भी फिर मोटिवेशन लेना, है ना, इसका भी मोटिवेशन लेना। फिर तो सब लोग जो है ना आपको एक ल्यूक्रेटिव जो है क्लाइंट की तरह ढूंढ रहे हैं कि इनको जो है, ये ऐसे लोग हैं कि इनको बीन बजाओ। तो ये भेड़ बकरी वाली बात है, भेड़ एक जाएगी तो दूसरी भेड़ लाइन लगाएगी, और लाइन लगा के सारी भेड़ चलेगी, उसी का मजा लूट रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं है। अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि अपना डिसीजन मेकिंग खुद करिए। आपके अंदर ये कैलिबर होना चाहिए बच्चों कि आपके अंदर कि आप कोई काम कैसे कर पाएंगे, कैसे प्लान कर पाएंगे, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। आई थिंक काफी हद तक
आपको अपने इस लेवल को खुद ही अचीव करना चाहिए। और जितना आप इस तरीके से आदत डालेंगे खुद से, तुरंत तो होगा नहीं, बहुत सारी गलतियां भी होंगी, बहुत जगह आप फेलियर भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फेल करिए, फिर से उठिए, है ना, लेकिन इससे आप लर्न करेंगे। हर चीज के लिए पैसा दे के आप बोलो कि हमें ये बता दो कैसे करना है, हमें ये बता दो कैसे करना है, और पैसे दे के, तो जिंदगी में कब तक ऐसे पैसे दे के और लोगों को बोलते रहोगे कि हमें ये बताओ, हमें वो बताओ। अब अगर आप कंपनी में जाओगे, आईआईटी में जीडी जब कंपनियां आएंगी, तो आप रिटर्न राउंड क्वालिफाई करके जब आप एचआर राउंड में जाओगे, या फिर जब आप जीडी इंटरव्यू फेस करोगे, वहां पर क्या करोगे? वहां पर ये सब चीजें देखी जाती हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग कितना है, आपका लीडरशिप क्वालिटी कितनी है। तो ये उस बच्चे के अंदर डेवलप होगा जो पैम्पर्ड नहीं है, जो सारा काम खुद करता है अपना और डरता नहीं है। डरने की क्या जरूरत है? कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी डर का बाजार है ये डर का बाजार है भाई। आप अपने रिजल्ट से डरे हुए हो, है ना, आप जो काम कर रहे हो उस रिजल्ट को लेके इतना कॉन्शियस हो कि आप डरे हुए हो। अब आपके इस डर का फायदा लोग उठा रहे हैं, मजे ले रहे हैं आपके डर का। तो डर, एक मैंने एक बहुत ऐसे ही देख रहा था, तो एक मिथुन की बहुत पुरानी मूवी नहीं है, मिथुन और किसी अर्जुन रामपाल की कोई मूवी है, उसमें मिथुन नेगेटिव रोल में रहता है। तो उसका एक डायलॉग रहता है, डर खत्म तो बाबा खत्म। ठीक है, तो डर खत्म तो बाबा खत्म। तो डर जब तक कायम है तब तक सारी चीजें कायम है। ठीक है, तो y अपने पास 2mg/k होगा, तो यहां पे mg/k और इधर mg/k, तो आप यहां से y इक्वल टू 2mg/k। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हो कि जितना ये यहां से नेचुरल लेंथ से नीचे जाना शुरू करेगा, तो मीन पोजीशन से ये हाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी हाइट ये होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये एक फंडामेंटल चीज था जो आपने सीखा। टाइम पीरियड वही होगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट हो चुका होगा, एम्पलीट्यूड शिफ्ट हो चुका होगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पास अब कुछ ऐसा केस हो, कुछ पुली वाले क्वेश्चंस घूम फिर के खूब आते हैं आपको परेशान करने के लिए। तो मान लीजिए एक पुली है और सेटअप कुछ ऐसा है। अब इसमें मैं क्या लगाने जा रहा हूं वो समझिएगा। मैं इसमें एक्स्ट्रा फोर्स मेथड जो अभी आपने पढ़ा, एक्स्ट्रा फोर्स मेथड, उसको यूज करूंगा, है ना। एक्स्ट्रा फोर्स मेथड को, एक्स्ट्रा फोर्स मेथड याद करो, हम इक्विलिब्रियम की चीजों को नहीं देखेंगे, हम यहां पे इक्विलिब्रियम की चीजों को नहीं देखेंगे, हम सीधे जो है इक्विलिब्रियम के बाद की कहानी सोचेंगे। क्योंकि एसएचएम में आपको पता है कि केवल इक्विलिब्रियम के, है ना, इक्विलिब्रियम जो आपका है उसके बाद का जो एक्स्ट्रा फोर्स आता है स्प्रिंग ब्लॉक में, दैट इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो दैट इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द रीस्टोरिंग फोर्स। तो वहीं से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये चीज है, ये एम है। ठीक है, और ये मासलेस है, पुली मासलेस है, अभी पुली मासलेस है, ये मासिव भी लेंगे, अभी पुली मासलेस है। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट अपना के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, आपने इसको रिलीज कर दिया। एक ये सेटअप हो सकता है। अब देखो सेटअप इसी में एक और बना रहा हूं पहले, बहुत लोग ये सारे सेटअप को सेम समझ लेते हैं।
तो मान लो एक सेटअप ऐसा है, और यहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है, और ये स्ट्रिंग अपना ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक सेटअप ये हो गया, एक सेटअप और ले लेते हैं। पहले इन दोनों का निकालो, पहले इन दोनों का निकालो पहले। मान लो ऐसा कुछ है, इसको यहां पे ले आते हैं। ठीक है, अब देखो, ये स्ट्रिंग ऐसे पास हो रही है। ठीक है, सभी में पुली अपना मासलेस है, पुली सभी में, तीनों में पुली अपना मासलेस है। ठीक है, सभी में पुली मासलेस है। मैं पूरे के लिए लिख देता हूं, तीनों सिस्टम के लिए पुली मासलेस और स्ट्रिंग भी मासलेस है ना, स्ट्रिंग मासलेस, स्प्रिंग तो मासलेस ही है, स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग मासलेस। ठीक है बच्चों, पिछले क्वेश्चन में टेंशन क्यों नहीं लिया? कहां पे टेंशन? यहां टेंशन का है यार, यहां कोई स्ट्रिंग थोड़े है, यहां टेंशन की बात क्या है? के एक्स फोर्स है, टेंशन कहां से आएगा? नींद पूरा लेके नहीं आते हो तुम लोग। अब यहां से देखो क्या होगा कि यहां पर टाइम पीरियड क्या होगा बताओ। यहां पे टाइम, अगर रस्सी जो है, सभी को पता है कि रस्सी अगर स्प्रिंग से जुड़ी है तो जो स्प्रिंग फोर्स होगा रस्सी में वही टेंशन होगा, क्योंकि रस्सी के किसी एक पार्ट को अगर आप कट करते हो, तो जैसे आपने कोई पार्ट कट किया रस्सी का, स्ट्रिंग का, ये पार्ट मान लो, तो नीचे यहां तो के एक्स होगा, है ना, रस्सी का, और यहां पे टेंशन टी होगा। तो मासलेस है तो टी हमेशा किसके बराबर होता है? के एक्स के। ये तो आपको पता ही है फोर्स कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हो, यहां पे टाइम पीरियड क्या लिखोगे? तो यार यहां टाइम पीरियड की बात करो, मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में, ये तो वही है, ये मान लेते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में। आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाके अपना समय नहीं खराब करना है। इक्विलिब्रियम से एक्स्ट्रा जो है इसको डिस्प्लेस मारिए, इक्विलिब्रियम से इसको आप एक्स्ट्रा डिस्प्लेस मारिए। मान लीजिए आपने इसको वाई डिस्प्लेस कर दिया एक्स्ट्रा, इसी को मैं मीन पोजीशन मान लेता हूं। जो पड़ा हुआ है मान लेते हैं कि ये मीन पोजीशन पे आ चुका है, वहां से एक्स्ट्रा वाई डिस्प्लेस किया। एक्स्ट्रा वाई डिस्प्लेस करने पे क्या होगा आपको पता है? क्या होगा? के वाई का फोर्स लगेगा, है ना। इस पे क्या आएगा? के वाई का एक फोर्स आएगा। जब ये यहां से एक्स्ट्रा इधर डिस्प्लेस हो चुका होगा तो इसमें जितना, अच्छा ये डायरेक्ट कंस्ट्रेन है, देखो जितना ये नीचे जाएगा इस पे स्प्रिंग उतना एलोंगेट होगा, तो स्प्रिंग पे जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? स्प्रिंग में भी एलोंगेशन कितने का आएगा? वाई का। तो यहां पे टेंशन कितना होगा? यहां टी जैसे है, यहां भी टी होगा।
अब ये एक्चुअल टी नहीं है, मैं केवल कौन सा टी ले रहा हूं, जो रीस्टोरिंग फोर्स, जो रीस्टोरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रीस्टोरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये क्लियर है सभी को? तो यहां पर ये कहीं यहां पर आ चुका होगा, बोलो, ये कहीं यहां पर आ चुका होगा। तो जब ये यहां पर आ चुका होगा तो एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर जो होगा वो एक्स्ट्रा टेंशन होगा। और एक्स्ट्रा टेंशन किसके वजह से आएगा? मीन पोजीशन के बाद जितना वो डिस्प्लेस किया है, मान लो ये वाई डिस्प्लेस किया है, तो बात वही हो गई कि नहीं? एफ आर किसके बराबर है? माइनस के वाई के, दिख रहा होगा, ठीक है। तो एफ आर जो होगा वो टी के बराबर होगा, टेंशन के, है ना। दिस इज इक्वल टू टी, एक लाइन और लिख लो, एफ आर इक्वल टू टी इक्वल टू माइनस के वाई, ठीक है। तो बस एक टाइम पीरियड तो देख ही रहे हो, एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस के बाई एम वाई, और यहां से आप टाइम पीरियड लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। ग्रेविटी, अरे मेरे भाई वही चीज तो समझा रहा हूं, ग्रेविटी और के एक्स नॉट बैलेंस कर रहे होंगे। अभी आपने नहीं समझा, फिर मतलब आपने इसको ध्यान नहीं दिया। यहां देखिए, ग्रेविटी को कौन बैलेंस कर रहा होगा? के एक्स नॉट। तो मैं यहां तक कट कर दे रहा हूं, इसके बाद का कहानी है कि एक्स नॉट को एम जी बैलेंस कर रहा होगा। फिर उसके बाद जब ये एक्स्ट्रा गया है, दिस रीस्टोरिंग फोर्स, एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स का काम किया है, वही शॉर्ट कर दिया, है ना। एक्स्ट्रा फोर्स मेथड है ये, एक्स्ट्रा फोर्स मेथड हम यूज कर रहे हैं, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि ग्रेविटी को के एक्स नॉट बैलेंस कर रहा होगा, ग्रेविटी को के एक्स नॉट बैलेंस कर रहा होगा, उसके बाद की कहानी है। तो ये तो सीधा सीधा कंस्ट्रेंट था। अब यहां आ जाओ, ठीक है, अलग ही ले लें, बेटर रहेगा। तो अब इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसका ठीक है, इसके लिए बताओ, इसके लिए क्या करने वाले हो? इसके लिए अब क्या मानने वाले हो? स्प्रिंग थोड़ा बढ़िया से बनाए यार, बहुत डरा डरा स्प्रिंग लग रहा है, ये भी दमदार स्प्रिंग नहीं लग रहा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए मानोगे कि ये मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यही तो मानोगे, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब क्या करोगे? इक्विलिब्रियम पे है कि एक्स नॉट जो भी रहा होगा वो एमजी को बैलेंस कर रखा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब इस मीन पोजीशन को जो अब आपने मान लिया है, तो इसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स देखो, इसको डिस्प्लेस करो, इसको डिस्प्लेस करो एक वाई से। तो आपने इसको क्या किया? वाई से डिस्प्लेस किया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा इसको, आपका कंस्ट्रेन मोशन डिवाइस होने जा रहा है, आपको कंस्ट्रेन मोशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे अगर ये वाई से डिस्प्लेस हुआ बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये यहां पे आ चुका होगा मीन पोजीशन से कुछ, और ठीक है, ये यहां पे आ चुका होगा, वाई से डिस्प्लेस किया आपने, तो ये इतना आपने वाई से इसको डिस्प्लेस किया एक्स्ट्रा आफ्टर मीन पोजीशन। तो जब आप इसको वाई से डिस्प्लेस करोगे, ध्यान से देखिएगा, तो क्या स्प्रिंग भी वाई एलोंगेट होगा क्या? ठीक है, आप मुझे बताइए कि वाई से अगर ब्लॉक नीचे जा रहा होगा तो क्या स्प्रिंग भी वाई से होगा? नहीं, ब्लॉक के साथ पुली डायरेक्ट कंस्ट्रेन में है, पुली एक ही धागे से जुड़ा है। तो अगर ब्लॉक वाई नीचे गया तो हम ये बोलेंगे कि पुली वाई नीचे गया। पुली अपना कितना नीचे गया बच्चों? वाई। तो पुली अपना वाई नीचे गया, यहां कंस्ट्रेन लगना शुरू हो रहा है, देखिएगा। तो पुली भी वाई नीचे गया,
अब अगर पुली y नीचे जाता है और पुली को दो पैरेलल पाथ से फॉलो करना है, बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने पकड़ लिया। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये पुली यहां से यहां आ जाता है अपने दो पैरेलल पाथ से, यही इसका पैरेलल पाथ है, तो पुली जब ये यहां से यहां आता है, पुली का जो सेंटर ऑफ मास है वो y नीचे आता है। ध्यान दीजिए, पुली का सेंटर ऑफ मास y नीचे आता है बच्चों, तो स्ट्रिंग यहां लूज होगी y और यहां पे भी लूज होगी y नहीं, इसको y1 लीजिए, तो ये y1 और ये भी y1। ठीक है, तो ये अपने पास यहां पर ये y1 आएगा। तो पुली भी अगर y से लूज, अच्छा सॉरी, पुली का है ना, अब इसको पुली y से नीचे आ रही है, ठीक है ठीक है, एक मिनट, पुली भी y से नीचे आ रही है, ओके, तो पुली हमारा y नीचे आ रही है, तो इधर भी y होगा और इधर भी y होगा। तो आपने क्या देखा कि जो स्ट्रिंग है वो तो इनएक्सटेंसिबल होता है, तो स्ट्रिंग का ये पार्ट तो इनएक्सटेंसिबल होगा, तो स्ट्रिंग इधर भी लूज हुई y और इधर भी लूज हुई y, तो ये जो y लूज हुई है, मान लेते हैं कि स्प्रिंग में एलोंगेशन है y1 का, तो क्या सभी बच्चे ये बता पाएंगे कि y1 इज इक्वल टू 2y, y1 इज इक्वल टू 2y? योगेंद्र आपने उल्टा लिखा है भाई, y/2 लिख रहे हैं आप, ध्यान से फिर से देख लीजिए। अगर पुली हमारी y नीचे जा रही है तो पुली का सेंटर ऑफ मास y नीचे जाने का मतलब है ये इस पैरेलल स्ट्रिंग पे इधर आया, तो इधर भी y और इधर भी y, तो y जो लूज होगा, इधर भी y और इधर भी y, तो 2y लूज होगा, है ना, 2y लूज होगा, और 2y लूज होगा तो y1 की वैल्यू जो होगी वो 2y के बराबर होगी, y1 की वैल्यू जो होगी वो 2y के बराबर होगी। ये क्लियर है सभी को? अब 2y के बराबर होगी तो जितना एलोंगेशन उसके अकॉर्डिंग इस पे स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स आपने ढूंढ लिया, स्प्रिंग फोर्स इसमें लगेगा k इंटू 2y, k इंटू y1, और यहां भी k इंटू y1। अब पुली पे क्या है, पुली भी मासलेस है, तो ये तो आप जानते हो ky1, तो यहां पे जो टेंशन होगा ये T, ये सब एक्स्ट्रा T है, तो ये जो T होगा वो किसके बराबर होगा, 2ky1 एज पुली मासलेस। पुली अपनी क्या है, मासलेस है, तो आप क्या लिख सकते हो, सबसे आसान मेथड बता रहा हूं, 2ky1, पुली मासलेस है तो आप इसको फोर्स बैलेंस करेंगे, पुली मासलेस है तो आप फोर्स बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, 2ky1 आप निकाल चुके हो y के टर्म्स में, कितना, 2y। आप बोले सर y के टर्म्स में क्यों, क्योंकि अगर मुझे इसका SHM प्रूव करना है बच्चों, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा ना कि ये जो टेंशन, एक्स्ट्रा टेंशन जो मीन पोजीशन के बाद जाने के बाद जो टेंशन आया है, वो टेंशन जो है इसका रीस्टोरिंग फोर्स बने, तो दिस टेंशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, दिस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, दिस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है। तो अब यहां से क्या है भाई, और भी मेथड है, एनर्जी मेथड है, वो आपको डिफिकल्ट लगेगा, एनर्जी मेथड थोड़ा लंबा लगेगा, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स मेथड सबसे स्मार्ट मेथड है। तो यहां पे अपने पास क्या बोल सकते हो कि इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है, अब 2y कैसे आया है भाई को नहीं समझ में आया, अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं, ठीक है, ये इस फिर मैं बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। पुली जो है इसका सेंटर यहां से यहां गया, एक पैरेलल स्ट्रिंग पे नीचे जा रहा है, तो स्ट्रिंग का पोर्शन इधर y लूज हुआ, इधर y, तो ये जो स्ट्रिंग लूज हुई वो कैसे कंपनसेट होगी, स्ट्रिंग तो नहीं फैलेगी, स्प्रिंग कंपनसेट करेगा अपने आप को एलोंगेट करके, वही चीज है। तो यहां पे T आ जाएगा 4ky, और ऑब्वियसली ये रीस्टोरिंग फोर्स है तो माइनस लिखिए, और एक्सेलरेशन होगा -4k अपॉन my। तो अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं -ω² y से, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m अपॉन 4k, तो दैट इज योर आंसर। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो π√m/k, π√m/k ऐसे बोल सकते हो, 4 बाहर निकाल के।
क्लियर है सभी को? ये क्लियर है भाई? बोलो भाई। चलिए अब आप लोग ये कर दीजिए, फिर ये आप लोग थोड़ा कर दीजिए, इसका दूसरा भाई, इसको आप लोग निपटा दीजिए जरा। क्या करेंगे इसमें? इसमें भी वही करिए, इसमें भी ये मान लीजिए कि मीन पोजीशन पर है ना, और मीन पोजीशन से इसको हल्का सा डिस्प्लेस कराइए नीचे, मीन पोजीशन से ये और डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, मान लो यहां डिस्प्लेस हो गया। तो मीन पोजीशन से आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, और ये आपने डिस्प्लेस किया कुछ मान लो y, ठीक है। अब आपने y डिस्प्लेस किया तो ध्यान से देखिए, ty1 क्यों नहीं हुआ? अरे ty1 ही है, टेंशन तो ty1 ही है। यहां पे मैं इसकी टेंशन की बात कर रहा हूं। t इक्वल टू आपको दिखा है ना, 2k y1 लिखा तो है, फिर y1 को y के टर्म्स में कर दिया। अगर मैं y के टर्म्स में नहीं करूंगा, अगर मैं y के टर्म्स में नहीं करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगी कि मैं इसका SHM प्रूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टेंशन डायरेक्टली मैंने y माना है तो मुझे प्रोपोर्शनलिटी y में दिखानी होगी, ना कि y1 में। करिए करिए। चलिए भाई कह रहे हैं कि खुद से करने दीजिए, जरा करिए। कुछ बच्चों ने आंसर लिखा है 2π√2m/k, ओके 2m/k लिख रहे हैं। चलिए देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये y अगर आप इसको यहां लेके आ रहे हैं, अगर आप y लेके आ रहे हैं मीन पोजीशन से एक्स्ट्रा, तो अब क्या होगा, कंस्ट्रेन क्या कहता है, ये y गया, मान लेते हैं अब पुली डायरेक्टली कंस्ट्रेन में तो नहीं है, तो मान लेते हैं पुली y1 नीचे गई, पुली के साथ मान लेते हैं कि पुली अपनी कितने नीचे गई, y1। पुली इज नॉट डायरेक्टली कंस्ट्रेन विद ब्लॉक, तो हमें नहीं पता, पुली का y1 मान लिया। अब हमें यह पता है कि पुली जितना नीचे जाएगी स्प्रिंग उतना ही एलोंगेट होगा, क्योंकि पुली एंड स्प्रिंग आर डायरेक्टली इन कंस्ट्रेन। पुली एंड स्ट्रिंग आर, गौतम का आंसर सही है बस, तो पुली एंड स्ट्रिंग आर डायरेक्टली इन कंस्ट्रेन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप यहां से फिर सोच सकते हो कि पुली, इसी वाले कॉन्सेप्ट से फिर से, कि जो अपनी पुली है, ये पुली एक पैरेलल पाथ से नीचे आ रही है, यहां से यहां आ गई। अभी अभी तो किया है यार, ये तो सबको करना चाहिए था। तो अभी तो बताया कि ये पुली का सेंटर ऑफ मास अगर y1 नीचे आया तो यहां पे रस्सी लूज होगी y1, यहां पे भी रस्सी लूज होगी y1। तो कितना लूज होगा, अगर पुली यहां आ गई, मान लो पुली यहां आ गई, तो इधर भी y1 लूज होगा और इधर भी y1, तो रस्सी कितना लूज हो जाएगी, रस्सी 2y1 लूज होगी। तो जब रस्सी 2y1 लूज होगी तो ब्लॉक उतना नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या सीखा, कंस्ट्रेन क्या सीखा यहां पे, कि हमारा जो कंस्ट्रेन है यहां पे वो क्या है, कंस्ट्रेन हमारे यहां पे है y इज इक्वल टू 2y1, y इज इक्वल टू 2y1, y इज इक्वल टू 2y1, ठीक है। तो y हमारे पास 2y1 है, 2y1 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब आप पुली का एबीडी बनाइए, तो पुली पे लग रहा है ky1 और यहां पे टेंशन लगेगा ऐसा, ठीक है, और यही टेंशन इस पे ऐसा लगेगा जो रीस्टोरिंग होगा। तो टेंशन पुली पे फोर्स बैलेंस कराकर 2t इज इक्वल टू ky1, तो हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं k/2y1, और y1 को लिख सकते हैं y/2, तो ky/4। तो व्हाट इज द रीस्टोरिंग, इट इज -t, मतलब -k/4y ये होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, -k/4my। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² y से कंपेयर करके ओमेगा निकाल लीजिए k/4m,
और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट इसका 4m/k, 4m/k। किसी का आंसर सही नहीं है, गौतम भाई का भी नहीं, इनका सही है। ठीक है, तो 2 पाई अंडर रूट 4m/k, तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट 4m/k। क्लियर है बच्चों? 2 पाई अंडर रूट 4m/k। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का आपको अप्रोच मिला। जो सबसे स्मार्ट अप्रोच है वो यही है, एक्स्ट्रा फोर्स मेथड का। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। एक मिनट, चलिए रस्सी बनाए तो आइडिया लगेगा। मान लीजिए रस्सी ये है और ये इधर से जा रही है, ये बाहर जा रही है, और ये ऐसे आ रहा है, और ये ऐसे जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे एक ब्लॉक लटका देते हैं। स्प्रिंग नहीं लाए यार, स्प्रिंग भी तो लाना चाहिए, स्प्रिंग भी लाना है ना, हमारा एम तो स्प्रिंग लाना है। तो एक काम करो, ये बना दो यहां स्प्रिंग, यहां भी ले लो स्प्रिंग, और इतनी कोताही क्यों, ले लो यहां भी स्प्रिंग, यहां भी ले लो स्प्रिंग। ठीक है, और यहां आप ब्लॉक लटका देते हैं। हाँ ठीक है, बन गया है कामवर का। ठीक है, तो अब यहां से बच्चों, अरे मैकेनिक्स वाली फील क्यों नहीं आएगी, एसएचएम तो मैकेनिक्स ही है। ठीक है, जनरलाइज आपको एक फॉर्मूला देना चाह रहा हूं इस ऐसे सेटअप का, K1 K2, इसीलिए जनरल मान रहा हूं, K3 K4, और इसको मान लेते हैं M, ये है M। तो अब बच्चों इसका हमें ब्लॉक का टाइम पीरियड निकालना है। ऑल पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। ऑल पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, है ना, ऑल पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। बिल्कुल सेल लगा हुआ है, दिवाली, दिवाली चली गई, सेल अभी आ रही है। चलो जरा तुम लोग करके बताओ इसमें क्या करने वाले हो, थोड़ा सा सोच लो, जल्दी से सोचो क्या फील आ रहा है तुम लोगों को, क्या करना चाहिए। आप ये तो ये इतना तो फील आ गया होगा कि सर इसमें हम ये मानेंगे
कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा तो इनका अपना अपना एलोंगेशन रहा होगा। उसके बाद की कहानी सोचेंगे कि आप ये मानिए कि ये मीन पोजीशन पे बैठा हुआ है। मीन पोजीशन के बाद एक्स्ट्रा आप इसको डिस्प्लेस करोगे, और जब आप इसको एक्स्ट्रा डिस्प्लेस करोगे, है ना, y मीन पोजीशन से इसको एक्स्ट्रा डिस्प्लेस करोगे y, तो आपको एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स ढूंढना है। और एक्स्ट्रा रीस्टोरिंग फोर्स इस रस्सी में लगा हुआ टेंशन होगा। ये तो समझ रहे हो, इसमें टेंशन ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये तो भूले नहीं होगे। एक ही रस्सी है, मासलेस स्ट्रिंग पे चल रही है, तो मासलेस पुली से पास होके तो रस्सी में टेंशन ऐसा जाएगा। ठीक है, तो अब ये नहीं बोल सकते, ध्यान से सुनिएगा, वहां पे अभी जो हमने 3 केसेस किया वहां हम इजिली गेस कर पा रहे थे कि ब्लॉक के नीचे जाने से स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा कंस्ट्रेंट से, और इस पुली कितनी नीचे जाएगी, या वैसे करके हम देख रहे थे। लेकिन अब यहां पर सभी के अपने अलग अलग हैं, और आप यहां पे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि इसके वाई जाने से इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्योंकि आप देखो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो यहां पे ऐसे केसेस में, ठीक है, ऐसे केसेस में आपको क्या मानना है बच्चों? ऐसे केसेस में आपको मानना है y1 y2 y3 और y4, y1 y2 y3 और y4 अननोन मान लेने, y1 y2 y3 और y4 अननोन। तो मान लेते हैं कि इसके y नीचे जाने से हमें नहीं पता, तो इसमें y1 का एलोंगेशन हुआ, इसमें y2 और इसमें y3 और इसमें ये y4, इसमें ये y4। ठीक है, अब मुझे ये बता दो आप लोग कि क्या आप y1 y2 y3 और y4 का y के साथ एक कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख सकते हो बच्चों? इसका कमेंट करके आंसर दो। ठीक है, इसका कमेंट करके जल्दी से आंसर दो। इसका कमेंट करके जल्दी से आंसर दो। टू y4 एक नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए आपका ये रिलेशन आएगा, ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए, सुनिए ध्यान से, इसके इधर आने से, पहले तो ये टेंशन हटा रहा हूं यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप लग रहा है। अब ठीक है, ये टेंशन नहीं दिखा रहा हूं। अब देखो, इसके नीचे आने से क्या हुआ? मान लीजिए पुली नीचे गई y4 वाली, तो अगर ये y4 वाली नीचे गई तो यहां भी y4 लूज हुआ, और यहां भी आप टेंशन ट्रिक से भी कर सकते थे, y4 और y4 यहां भी लूज हुआ, तो यहां y4 और ये y4 कितना हो गया? इसका, इस स्ट्रिंग का कितना लूज हुआ? 2y4। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये कितना लूज हुआ? 2y2। इसके ऊपर उठने से, इसके ऊपर उठने से इधर y1 और इधर y1, तो इन दोनों के y1 के लूज होने से इस स्ट्रिंग में कितना लूज हुआ? 2y1, है ना। तो सभी से आप बता सकते हैं कि हमारा 2y1 2y2 2y3 2y4, तो इन सबका इसके वजह से जो लूज है कलेक्टिव वो y है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं, शायद सबको आइडिया लग गया होगा, तो अब आप यहां पे बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। ये तो शायद सबको समझ में आ गया होगा, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। ये क्लियर है? अच्छा, अब आप ये बताओ कि हर पुली पे फोर्स बैलेंस करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? जैसे y1 पे फोर्स बैलेंस करो तो यहां पे k y1 आएगा, तो 2t इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? k y1। इसी तरीके से दिस 2t इक्वल टू k3, ये k1 है, सॉरी, k1 y1। इसी तरीके से इसके लिए लिख सकते हो k3 y3, और इसी तरह k2 y2, 2t इज इक्वल टू, ये जो मैंने मिटा दिया था ये t होगा, ये t इधर होगा।
तो यहां पे आएगा K2Y2। तो सभी पे फोर्स बैलेंस करोगे, ये होगा अपना K4Y4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2T इक्वल टू K1Y1 इक्वल टू K2Y2 इज इक्वल टू K3Y3 इज इक्वल टू K4Y4, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो अब आप यहां से क्या करो, आपको क्या निकालना है, y के टर्म्स में निकालना है, और यहां पे टेंशन अपीयर होना चाहिए। आपको यहां पे T प्रोपोर्शनल टू y दिखाना है, ठीक है। एक भाई पूछ रहा है टेंशन ट्रिक क्या है बता दीजिए, मतलब आज से 6 महीने पहले 8 महीने पहले की बात पूछ रहा है। तो यहाँ पे टी, भाई तुम्हें टेंशन ट्रिक देखना है तो फोर्स कॉन्सेप्ट का लेक्चर देख लेना मेरा, जिसमें पुली पढ़ाया गया है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू, हालांकि मैं उससे बता नहीं रहा हूं, मुझे पता है बहुत लोग नए होंगे तो इसीलिए मैं इससे बता रहा हूं। y1 इज इक्वल टू 2T/K1। इसी तरीके से y2 इज इक्वल टू 2T/K2, y3 इज इक्वल टू 2T/K3 और y4 इज इक्वल टू 2T/K4। ठीक है, इसको आप यहां पुट करो तो y की इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2T कॉमन ले लो और अपने पास आएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4। ठीक है, तो यहां से t क्या आ जाएगा, t प्रोपोर्शनल टू y है ना, तो t क्या आ जाएगा बताओ, t इज इक्वल टू 1/, इसको नीचे लाओगे ना तो t इज इक्वल टू y/2 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4। अच्छा, एक 2 पहले से भी था, यहां 4 हो जाएगा। एक 2 पहले से भी था तो यहां 4 हो जाएगा, समझ गए भाई, एक 2 इसका और इसका, तो यहां 4T हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू यहां 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन, यही रीस्टोरिंग होगा, तो एक्सेलरेशन होगा y/4m 1/K1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो, रीस्टोरिंग है तो आप इसको, यहां पे माइनस है वो आपको पता है, तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। ओमेगा स्क्वायर आपको मिलता है 1/4m 1/K1 प्लस 1/K2। तुम लोगों को इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, इस कॉम्बिनेशन को देख के कुछ समझ पा रहे हो क्या, इसको देखकर कुछ समझ पा रहे हो, इसको देख के कुछ समझ पा रहे हो क्या, बोलो। तो टाइम पीरियड क्या लिख सकते हो, इसमें टाइम पीरियड क्या लिख सकते हो, टाइम पीरियड लिख सकते हो 2 है ना, √4m, ये ऊपर चला जाएगा, 2π/t लिखते हो, 2π/ω, तो 2π/ω लिखोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K4। ये देख पा रहे हो, तो एक ट्रिक मिल रही है क्या तुम्हें, ये सीरीज याद है आपको, इसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कुछ लोग हैं जो चीजों को याद रखे हुए हैं। पैरेलल, पैरेलल कैसे बोल रहे हो यार, पैरेलल कैसे होगा, पैरेलल में तो बताया था कि एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन सेम होगा, यही चीज मुझे अजीब लगती है। अब ये छोटी छोटी बात आप कैसे भूल जा रहे हो, यही चीज वहां पे रायता फैला के आओगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है बिल्कुल, क्योंकि फोर्स सेम है, आप नहीं देख रहे हो, ये सभी में फोर्सेस सेम है 2T के बराबर, ये सीरीज कॉम्बिनेशन को बयां कर रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है ये इक्वेशन की ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों।
तो आपको ट्रिक क्या मिलता है, आप ऐसे क्वेश्चन में, मैं हर सभी की बात नहीं कर रहा हूं कि हर जगह ये उठा के लगाने लगो, ऐसे सेटअप में मैं बोल रहा हूं, है ना, इधर इधर हो और बीच में, इस सेटअप के लिए एक ट्रिक यूज कर सकते हो, और वो यूज कर सकते हो क्या, ये 1/k इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तो अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको आप बोल सकते हो 1/k इक्विवेलेंट है, लेकिन ये 4m का फैक्टर रहेगा। आप बोलोगे सर क्या 4m का फैक्टर जो है हमेशा रहेगा, अगर 2 रहे तो भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आप देखो अगर 2 भी रहेगा तो यहां पे y1 प्लस y2 होगा, फिर से 2 ये 4 होगा, अगर 1 होगा तो भी ये 2 4, तो 4 का फैक्टर हमेशा रहेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रिक निकल के आएगा, आप इसको याद भी रख सकते हो ऐसे सेटअप के लिए, डायरेक्ट मार देना 2π√4m 1/k इक्विवेलेंट, खत्म। तो ऐसे सेटअप के लिए आप ये कर लेना, मतलब 1/k इक्विवेलेंट, यस, ठीक है। तो ये एज ए ट्रिक आप यूज कर सकते हो, ये एज ए ट्रिक यूज कर सकते हो। हाँ और क्या, इनफाइनाइट के लिए भी सीरीज बना देगा, मान लो ये k दे देगा, ये 2k दे देगा, ये 4k दे देगा, ये 8k दे देगा, तो आप जीपीयूपी का सीरीज बना के उसको आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो वो भी बन सकता है, मैथ्स तो कहीं भी लग सकता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लो पहले इसको ध्यान से। तो 2 3 4 5 6 8 किसी का भी होगा, आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बड़ी चीज नहीं होगी। हो गया बच्चों, चलिए नेक्स्ट। मान लीजिए कभी कभी एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा जिसमें मान लीजिए स्प्रिंग है और एक ब्लॉक कनेक्टेड है इस स्प्रिंग से,